सो हेलो एवरीवन, वेलकम। आज का जो हमारा सेशन है, आज हम लोग कवर करेंगे आपके बुक का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। आपको बुक में चैप्टर नंबर 2 देखने को मिलेगा। ये चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, वो बेसिकली रिलेटेड है बेसिक अकाउंटिंग टर्म के ऊपर। अब बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो है वो समझिए आपके पूरे अकाउंटेंसी पोर्शन का जो सब्जेक्ट है उसका ये बेसिक अल्फ़ाबेट या ABCD कह लो, वो है। बिना इस चैप्टर को समझे आप इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ नहीं सकते। तो इस चैप्टर को कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिना इसके आपको ये सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो बनाया गया है वो बनाया गया है बिजनेस को समझने के लिए। बिजनेस का एक लैंग्वेज है ये। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस ना बेसिकली 4 चीज़ों पे चलता है, ठीक है। एक है लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी में जो जो कैटेगरी हो बाद में बात करेंगे, पहले आप समझ लीजिए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को आप सोर्स ऑफ फाइनेंस कह सकते हैं। लाइबिलिटी ही वो तरीका है जिसके मदद से आपके बिजनेस में पैसा आता है, बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा आता है। लाइबिलिटी मतलब लोन वगैरह लीजिएगा आप, अब घर से पैसा लीजिए या बाहर वालों से लीजिए, वो तो आपके ऊपर है। अब इस पैसे की मदद से हम लोग क्या खरीदते हैं? एसेट्स, फिक्स एसेट्स या करेंट एसेट्स, जिससे हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसको रन करते हैं। और इस पूरे बिजनेस को रन करने में दो चीज़ इनकर होता है। एक होता है एक्सपेंस, और इन सब के बाद जनरेट होता है इनकम। और यही एक साइकिल है जो बार बार चलता रहता है। तो ब्रॉडली देखा जाए तो बिजनेस में आपको पूरा अकाउंटेंसी में यही 4 टर्म के आगे पीछे सब कुछ चलेगा, इन्हीं के इर्द गिर्द। लायबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंस और इनकम। अब इन्हीं का कैटेगराइजेशन सीखेंगे, इन्हीं का स्पेशली जो मेन डेफिनेशन दिया गया वो समझेंगे, तो आपको ये चैप्टर अपने आप समझ आ जाएगा। और बिना इस चैप्टर को समझे आप आगे कोई काम कर ही नहीं पाइएगा। तो चलिए, इसको बड़ा अच्छे से कवर करेंगे हम लोग, कोई जल्दी नहीं, बिल्कुल डिटेल में करेंगे। जैसे आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म में पहला टर्म जो मैंने यहाँ पे लिया है वो क्या लिया है? पहला टर्म है आपका एसेट्स। एसेट्स किसको कहते हैं? देखो, बुक जो डिफाइन किया एसेट्स को वो इस तरह से डिफाइन किया है: एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन ऑफ एंटरप्राइज एंड इंक्लूड्स द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स इज नोन एज एसेट्स। ऐसा कोई भी चीज़ जो कंपनी के अधिकार में हो, या ऐसा चीज़ जो किसी और से बकाया हो, वो सब एसेट्स कहलाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, शॉर्ट में अगर बोले तो क्या है एसेट्स का मतलब? एनीथिंग विच अर्न्स कैश और कैश बेनिफिट टू द ओनर इन फ्यूचर इज नोन एज एसेट्स। कोई भी ऐसा चीज़ जिसकी मदद से आप पैसा या पैसे के बराबर कोई चीज़ कमा सकते हैं मालिक के लिए, वो एसेट्स कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कैश एंड बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, बिल रिसीवेबल, डेटर एक्सेट्रा, ये आपका एसेट्स होता है। अब थोड़ा इसको डिटेल में समझने के लिए पहले से कैटेगरी समझ लें। एसेट्स, ऐसा कोई भी चीज़ जिसकी मदद से हम लोग पैसा कमाते हैं, वो क्या है? आपका एसेट्स है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, वो एसेट्स है आपका। अब इस एसेट्स को अगर देखा जाए डिटेल में, तो इसको हम लोग ना 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं आपके समझने के लिए। पहला है नॉन करेंट एसेट्स। पहला आपको क्या बताया जाएगा? नॉन करेंट एसेट्स बताया जाएगा। दूसरा करेंट एसेट्स। अब देखो, नॉन करेंट एसेट्स का मतलब ऐसा एसेट हो जाए जिसका लाइफ जो होता है ना, वो 1 ईयर से ज़्यादा रहे। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो नॉन करेंट एसेट ऐसा एसेट है जिसका लाइफ 1 साल से ज़्यादा होता है, वो नॉन करेंट एसेट कहलाता है। करंट एसेट की बात करें तो ऐसा कोई भी एसेट जिसका लाइफ 1 साल या उससे कम, लेस देन
या इक्वल टू 1 ईयर, वो करंट एसेट्स कहलाएगा। ठीक है। एक और कैटेगरी का एसेट होता है जो मैं अभी यहाँ पे इग्नोर करूंगा, पर नाम आपको बता देता हूँ, उसका नाम है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स बाद में हम लोग कवर करेंगे, अभी इसका काम नहीं है, तो अभी इसको इग्नोर करेंगे, बुक में आपको मिलेगा, अभी इसको छोड़ के आप चलिएगा, अभी आपको समझ आएगा नहीं है। तो अभी आप दो ही एसेट समझिए, एक नॉन करंट एसेट, दूसरा करंट एसेट, या दूसरे शब्दों में बोले तो फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स, दूसरा शॉर्ट टर्म एसेट्स या करंट एसेट्स। ये नॉन करंट और करंट नाम कौन दिया है? तो कंपनीज एक्ट ने दिया है, आपको यही नाम याद रखना है। अब आगे बढ़े अगर, तो नॉन करंट एसेट्स, इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। नॉन करंट एसेट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है टैंजिबल एसेट्स, दूसरा होता है इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स का मतलब ऐसा कोई भी एसेट्स जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो सब क्या है? टैंजिबल एसेट्स है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये सब आ जाएगा आपका टैंजिबल एसेट्स में। इनटैंजिबल एसेट्स में कौन कौन एसेट आएगा? तो ऐसा कोई भी एसेट्स जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट स्टिल मार्केट में उसकी कीमत होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब। अब ये सब आप में भी पहले नहीं सुने हो नाम, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं यहाँ पे, आगे तो पढ़ेंगे इसको। गुडविल का मतलब होता है किसी बिजनेस का रेपुटेशन। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है, ये इंडिविजुअल का भी रेपुटेशन हो सकता है। अगर किसी एक एडवर्टीजमेंट को करने के लिए आमिर खान या सलमान खान, ठीक है, या ऋतिक रोशन, ये एडवर्टीजमेंट को करने के लिए मान लेते हैं 10 करोड़ चार्ज कर रहे हैं, या मिस्टर अमिताभ बच्चन उस ऐड को करने के लिए 10 करोड़ चार्ज करते हैं। सेम ऐड को करने के लिए एक नॉर्मल जो मॉडल है वो 5 लाख या 2 लाख में भी कर देगा। एक्टिंग भी सेम रहेगा, डायलॉग्स भी सेम बोलेगा, फिर भी दोनों के प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि मिस्टर अमिताभ बच्चन का जो गुडविल है ना, वो बहुत है। वो बोलेंगे तो सब लोग उनके बात पर भरोसा करेंगे, मतलब रेपुटेशन एक समझ लो आप। और वो एक आम जो एक्टर है उसका रेपुटेशन तो बढ़िया मार्केट में भी नहीं है, इसलिए उसको कम चार्ज मिलता है। तो दिस इज बिजनेस में भी सेम लॉजिक लगता है। कोई बिजनेस जिसका ब्रांड वैल्यू बहुत है, तो किसी प्रोडक्ट में उसका मार्क हो जाने से लोगों का फेथ उसके ऊपर आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड गुडविल। और उस गुडविल की वजह से वो नॉर्मल कंपनी के मुकाबले ज़्यादा मुनाफा कमाती है। पेटेंट वगैरह क्या होता है? तो पेटेंट मान लीजिए कोई नाम है मेरा जिसको मुझे कॉपीराइट कराना है या उसको पेटेंट कराना है, या कोई फार्मूला है, तो मेनली फार्मूला वगैरह के लिए या नाम वगैरह के लिए लोग पेटेंट वर्ड यूज़ करते हैं, उसको लीगली अपने नाम पे रजिस्टर्ड कर लेते हैं। जैसे कोई मेडिकल में कोई दवाई का मैंने फार्मूला डेवलप किया, अब उस फार्मूला को मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं ही यूज़ करूँ, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई और यूज़ करेगा तो उसे मुझे पैसा देना पड़ेगा, मेरी परमिशन के बाद ही कर सकता है। तो मुझे क्या करना होगा? उसको पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो पेटेंट एक तरह से राइट होता है, जो राइट मैं किसी को दूंगा तो बदले में कुछ चार्ज करूंगा, और जब तक वो मेरे फार्मूला को यूज़ करेगा तब तक वो मुझे पे करेगा। कॉपीराइट ये बुक पब्लिशिंग में मेनली यूज़ होता है। जो आपके राइटर्स हैं वो कोई बुक राइट करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो पब्लिशिंग कंपनी उसको पब्लिश करके बेचती है, बट उस बुक का एक सर्टेन प्राइस का, एक सर्टेन प्रॉफिट, उस बुक के प्रॉफिट का एक सर्टेन हिस्सा जिस जो राइटर है उसको मिलता है। क्यों? क्योंकि उस बुक को उसने लिखा है और राइट्स अपने पास रिजर्व रखता है। अगर उस पब्लिशिंग हाउस को बुक पब्लिश करना है तो राइटर से परमिशन लेना पड़ता है और उसको बदले में रॉयल्टी पे करता है, तो दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट। ये सब इंटैंजिबल एसेट्स है, पर बिजनेस में ये सब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। करंट एसेट्स की बात करें अगर हम लोग, तो करंट एसेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम लोग को आगे सीखना है, यहाँ भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले कैश, तो कैश या बैंक, कैश का मतलब कैश इन हैंड, जो आपके हाथ में कैश है, वो करंट एसेट होता है, जिसको यूज करके आप बिजनेस में या कहीं भी कोई भी काम कर सकते हो। बैंक का मतलब यहाँ पे है बैंक का कोई ब्रांच नहीं, बैंक में जो बैलेंस आपका पड़ा हुआ वो यहाँ पे बैंक का मतलब है। तो आप ऐसे समझो, कैश का मतलब कैश इन हैंड, बैंक का मतलब बैंक बैलेंस, या फिर यू कहो बैलेंस एट बैंक, वो यहाँ पे मतलब है। ये आपका करंट एसेट है। इसके अलावा और क्या होता है?
तो आपका स्टॉक, जिसमें आप बिजनेस करते हो ना, और जो गुड्स का आप स्टॉक मेंटेन करो, तो वही स्टॉक यहाँ पे है। ये हम लोग आगे अभी देखेंगे स्टॉक का मतलब क्या है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसके बारे में बात करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, डेटर, ये सब आइटम आपका आ जाएगा करेंट एसेट्स में। ठीक है, तो चलिए इन सब को मैंने डिटेल में यहाँ पे लिखा है, एक बार मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ। तो टाइप्स ऑफ करेंट एसेट्स की बात करते हैं अगर, तो देखिए टाइप्स ऑफ करेंट एसेट में क्या क्या है। नॉन करेंट एसेट या फिक्स्ड एसेट्स refers to those assets which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods and services and are not meant for resale. फिक्स एसेट ऐसा एसेट है जो हम लोग गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसको दोबारा बिजनेस में बेचते नहीं, उसको यूज करके मुनाफा कमाते हैं, उसको बेच के मुनाफा नहीं कमाते। एग्जाम्पल के तौर पे लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट, प्लांट मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर एक्सेट्रा। अब इसमें दो कैटेगरी है, टैंजिबल, इंटैंजिबल, जो मैंने अभी बताया था आपको। तो टैंजिबल मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो टैंजिबल है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है एक तरह से कहो तो। एग्जाम्पल के तौर पर लैंड, बिल्डिंग, ये सब टैंजिबल एसेट में आ गया। मतलब फिक्स एसेट है, और फिक्स एसेट में कौन सा कैटेगरी है, टैंजिबल। इनटैंजिबल जिसका लाइफ तो एक साथ ज़्यादा होता है, बट इसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हालांकि इससे भी बिजनेस में हम लोग मुनाफा कमाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा। करंट एसेट की बात करें तो जिसका लाइफ 1 साल या उसके अंदर हो, वो क्या कहलाएगा, करंट एसेट कहलाएगा। और जिसको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर दिया, लाइफ का मतलब जो कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है 1 साल के भीतर भीतर। जबकि फिक्स एसेट्स को 1 साल में लाइफ, 1 साल के लाइफ में कैश में कन्वर्ट नहीं होता, वो चलता है 5 साल, 10 साल, कोई 50 साल भी चलता है। फिर कह रहा है इट ऑल्सो इंक्लूड द पेमेंट विच हैज बीन डन इन एडवांस बिफोर द एक्चुअल एक्सपेंस आर इनकर्ड। इसका मतलब प्रीपेड, ऐसा कोई एक्सपेंस जिसके लिए मैंने एडवांस में पेमेंट कर दिया पर काम अभी तक हुआ नहीं है, पर मेरे पास राइट है कि मैं अगले पर्सन को क्लेम करूं कि तुम मेरा काम क्यों नहीं किया अभी तक, मेरा पैसा लेके बैठे हो। तो दिस इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। ये भी आपका एक करंट एसेट ही होता है, क्योंकि वो आपको एक राइट देता है। एसेट का मतलब समझो कि आपके पास राइट आ गया किसी चीज़ को करने का, वो एसेट है। और ऑब्लिगेशन अगर आ गया तो वो लाइबिलिटी है, जो हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांसेस, स्टॉक, डेटर एक्सेट्रा, ये सब आपका करंट एसेट्स में कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो लाइबिलिटी का मतलब एक ऑब्लिगेशन है। आपने किसी से कोई उधार लिया, कर्ज लिया, वो क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी कहलाएगा। मतलब फ्यूचर में आपको वो पे करना है, पे बैक करना है, वो क्या है आपके लिए, लाइबिलिटी है। तो देखो इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू द आउटसाइडर। ओज मतलब ऋणी, दूसरे को पेमेंट करने के लिए आप बाध्य हैं। वेयर एज द लाइबिलिटी टूवर्ड्स द आउटसाइडर that is other than owner is termed as external liability and liability towards the owner is termed as internal liability। अब ये क्या बोल दिया, तो देखिए इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट बना के समझा दूँ। अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूँ तो लाइबिलिटी में भी कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। पहले तो वही दो कैटेगरी लाइबिलिटी में, पहला कैटेगरी है नॉन करेंट लाइबिलिटी, जैसे एसेट में हम लोगों ने किया था। तो नॉन करेंट एंड करेंट कॉन्सेप्ट सेम है। इसका लाइफ 1 ईयर से ज़्यादा रहेगा, इसका 1 ईयर और लेस, 1 साल या उससे कम रहेगा। ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म कहो, इसको शॉर्ट टर्म कहो, एक ही बात है। अगेन इसका फिर बाइफर्केशन कर सकते हो आप नॉन करेंट का। एक होता है इंटरनल लाइबिलिटी, एक होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, इंटरनल लाइबिलिटी का एग्जांपल है कैपिटल, जो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे, या रिटेन्ड अर्निंग, ये सब समझेंगे।
अभी तो डिटेल में आपको नहीं करना है, बट मैं आपको उसका आइडिया दे दूंगा। कैपिटल का मतलब जो ओनर अपना पैसा बिजनेस में लगाता है वो कहलाता है कैपिटल। बिजनेस के लिए वो क्या माना जाता है, लायबिलिटी माना जाता है। क्यों माना जाता है हम लोग कैपिटल, जब सब समझेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। रिटेन अर्निंग या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट पर राइट होता है ओनर का, पर जब तक वो ओनर को आप दे नहीं देते हैं तब तक बिजनेस के लिए क्या माना जाता है, लायबिलिटी माना जाता है। एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात करें तो यहां पे आ जाएगा बैंक लोन। कौन सा लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन जिसका 1 साल से ज़्यादा का टेन्योर हो। फिर डिबेंचर्स, ये कंपनी में यूज़ होता है बट ये भी एक तरह से लोन ही है, या कोई भी लॉन्ग टर्म लोन आपका आ जाएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी में। बट शर्त यह है कि इसका लाइफ 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए लोन का। मैच्योरिटी पीरियड 5 साल 10 साल जैसा भी हो, पर 1 साल से कम नहीं। 1 साल से कम होगा तो करेंट माना जाएगा वो। करंट लायबिलिटी में एग्जाम्पल में अगर ले तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है क्रेडिटर, या यूँ कहो सन्ड्री क्रेडिटर। ये वो आदमी है जिससे आप उधार में सामान लेते हो और महीना 2 महीना में वापस पैसा दे देते हो। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो गया, जैसे आपने एम्प्लॉय से काम करवा लिया और सैलरी अभी नहीं दी है, अगले महीना दोगे या 2 महीने के बाद दोगे, तो वो कहलाया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। रेंट आपका अक्रूअराइज हो गया बट पेमेंट आपने नहीं किया, तो वो क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट पेड इमीडिएटली बट इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू पे। और फ्यूचर का मतलब यहाँ पे 2 साल 5 साल नहीं है, महीना 2 महीना का चलता है। या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी ले सकते हो आप। बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए कभी कभी बिजनेसमैन ना बैंक से लोन ले लेता है। शॉर्ट टर्म पर्पस मतलब 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना ऐसे, और बोलता है कि हम 10-20 दिन के बाद आपको वापस पेमेंट कर देंगे विथ इंटरेस्ट। दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब बैंक में जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा विड्रॉ कर दिया, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये सब अपना एग्जाम्पल हो गया करेंट लायबिलिटी का। देखिए ये सब यहाँ मैंने नोट किया आपके लिए, तो यहाँ देख के आप समझ सकते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में इट रेफर्स टू दोज लायबिलिटी whose payment has to be done after longer period of time, relatively more than 1 year, 1 साल से ज़्यादा। एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर। and further long term loan liability is classified as internal liability मतलब कैपिटल, एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब बैंक लोन। ठीक है, दोनों हो सकता है। नेक्स्ट करंट लायबिलिटी की बात करें तो दीज रेफर्स टू दोज लायबिलिटी whose payment has to be made in the near future, say within 1 year। 1 साल के भीतर भीतर होना। 1 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लोग महीना 2 महीना में ही पेमेंट कर देते हैं, पर थ्योरी पर्पज के लिए आप याद रखिए 1 साल के भीतर भीतर पेमेंट करना है आपको। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। इन सब टर्म को भी हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, रिसिप्ट। एक टर्म मिलेगा रिसिप्ट, बहुत ज़्यादा यूज तो नहीं है बट हाँ आपको मालूम होना चाहिए। रिसिप्ट का मतलब कुछ भी रिसीव करना, वो रिसिप्ट है। गुड्स हो, ठीक है, मेनली यहाँ कैश के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है। अब रिसिप्ट 2 तरह का होता है, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस समझिएगा। रेवेन्यू का मतलब है नॉर्मल, मतलब 1 साल के अंदर अंदर, वो रेवेन्यू नेचर हो गया। कैपिटल मतलब 1 साल से ज़्यादा, लॉन्ग टर्म नेचर, या नॉर्मली वो नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बिजनेस में, जैसे मेरा बिजनेस है ये फर्नीचर का, अब फर्नीचर फर्नीचर बेचें और बदले में हमको पैसा मिला, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। बट अगर मान लो मेरा फर्नीचर का बिजनेस है और हम अपना पुराना कार बेच रहे हैं, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं कहलाएगा, वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। क्योंकि हम रोज रोज कार नहीं बेचते, हम कभी 5 साल 10 साल पे एक बार अपना पुराना कार बेच के हटा रहे हैं, या अपना कोई ज़मीन बेच दे रहे हैं, तो वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या समझाता है रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में। पहले रिसिप्ट पढ़ लें। रिसिप्ट के बारे में क्या बोला है, इट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग ऑफ एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। रिसिप्ट किसी भी तरह का हो सकता है,
या तो गुड्स को बेच के पैसा मिले तो भी रिसिप्ट कहलाएगा, सर्विस को बेच के पैसा मिले तो भी रिसिप्ट कहलाएगा, जिसमें आप डील कर रहे हो उसकी बात कर रहे हैं, या कोई ऐसा एसेट जिसमें आप रेगुलर डील नहीं करते हो बट उसको बेच के पैसा मिलेगा वो भी रिसिप्ट कहलाएगा। बट रेवेन्यू कब कहलाएगा? तो कहता है कि द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब लगातार बार बार हम उसको खरीदते हैं बेचते हैं, मतलब ये कहना चाह रहा है जिस बिजनेस में आप डील कर रहे हो ना उस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो आप खरीदते बेचते हो ना वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद कुछ फीस चार्ज करूँ तो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है ये, बट मैंने अपना कोचिंग ही बेच के हटा दिया तो वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाया, क्योंकि मैं हर रोज ये काम नहीं करता। कैपिटल रिसिप्ट की बात करो तो वही बोलेगा इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। जो रेवेन्यू नहीं है वो क्या है? कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। अब देखो फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर का रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट होगा क्योंकि वो रेगुलर फर्नीचर डील करता है, बट कोई और आदमी होता तो उसके लिए कैपिटल रिसिप्ट होता। बिल्डिंग की बात करें तो अगर बिल्डर है जो इसका काम ही है बिल्डिंग खरीदना बेचना, उसके लिए बिल्डिंग को बेचने पे जो पैसा मिलता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। बट किसी दूसरे बिजनेस में अगर आप हैं और आप बिल्डिंग बेच रहे हैं जो रोज रोज नहीं होता कभी कभार, तो उसको बेच के जो पैसा मिलेगा वो आपका कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आइटम है वो है एक्सपेंस। एक्सपेंस किसको कहते हैं? तो एक्सपेंस का मतलब ऐसा कोई भी अमाउंट जो हमको बिजनेस में खर्च करना पड़ता है ताकि हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें। जैसे बिजनेस को आपको चलाने के लिए सैलरी देना पड़ेगा, वेजेस देना पड़ेगा, टेलीफोन वगैरह का चार्जेस पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस पे करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। तो दीज आर टर्म्ड एज एक्सपेंस, मतलब उन खर्चों को करना जरूरी है ताकि आप अपना बिजनेस को रन कर पाओ। रेवेन्यू की बात करें तो द ग्रॉस इनफ्लो विच अर्नड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। अब यहाँ पे याद रखना ग्रॉस इनफ्लो वर्ड यूज किया, मतलब यहाँ पे ये इनकम नहीं है, ये एक ग्रॉस इनफ्लो है, इसमें सभी खर्चों को माइनस करना बाकी है, उसको कहते हैं रेवेन्यू। जैसे गुड्स को बेचे आप, बेच के जो पैसा मिला ना वो रेवेन्यू कहलाया। अब इनकम शब्द का मतलब क्या है? तो देखो रेवेन्यू इनकम में डिफरेंस है, क्या है देखिए यहाँ पे आपको समझाते हैं। इनकम रेफर्स टू कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस एंड इट इंक्लूड्स एनी इनडायरेक्ट रिसिप्ट नॉट इन द नेचर ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। इनकम का मतलब ऐसा कमाई जो बिजनेस ऑपरेशन से तो होता है, सो तो होता ही है, इसके अलावा मेरा कोई सेकेंडरी काम है उससे भी कमाई हो रहा है, तो उन सब को जोड़ के आप जो आता है वो कहलाता है इनकम। ठीक है, जैसे मान लो एक और टर्म होना चाहिए यहाँ पे प्रॉफिट। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट का मतलब जो हम बिजनेस में जो रेवेन्यू रिसिप्ट आया उसमें से एक्सपेंस को माइनस कर दोगे, जो आएगा वो कहलाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और इनकम में डिफरेंस है। प्रॉफिट में सिर्फ ऑपरेटिंग आइटम जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो ना उसी के इनफ्लो को हम लेते हैं, बट इनकम की बात करें तो वहां पे जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो उसके इनफ्लो को तो लेते ही हैं। जैसे मान लो मेरा काम है पढ़ाना और कोचिंग वगैरह से जो मेरा फीस आ गया वो मेरा इनकम हुआ। उसके अलावा अगर मान लो हम कोई शेयर मार्केट में भी पैसा कमा रहे हैं वहां से भी पैसा आ गया वो भी इनकम कहलाएगा। कहने का मतलब है जो मेरा बिजनेस से रिलेटेड रिसिप्ट है वो तो इनकम है ही, और जो बिजनेस के अलावा भी कहीं से रिसिप्ट आ रहा है, रेंटल इनकम या फिर स्टॉक मार्केट से, तो वो भी मेरा इनकम ही कहलाएगा। ठीक है, इन सबको टोटल इन टोटालिटी आप क्या कहोगे? इनकम कहोगे। चलिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है कैपिटल एंड ड्राइंग। इसको मैं सेपरेट लेक्चर में डील करना चाहूँगा क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, और इसके साथ मैं कवर करूँगा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को भी जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इसको मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर करूँगा।